नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिभा खोज परीक्षा 2021, जिसकी आंसर की साइंस की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की आंसर की यहाँ पे मिलेगी आपको विथ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। विस्थापन हो सकता है। विस्थापन दोस्तों, विस्थापन क्या होता है? या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक होता है या जीरो। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है? ओडोमीटर किस भौतिक राशि को मापता है? तो दोस्तों सीधा सा है कि ओडोमीटर दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को। वेग और चाल है उसको स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। त्वरण को मापा जाता है एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी, यानी कि चौथा ऑप्शन हो गया। दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वेग का मात्रक पूछे तो इसका पहला आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमको पूछा है त्वरण का मात्रक, तो इसका ऑप्शन हो गया तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं दूरी में संबंध। विस्थापन हम किसको बताते हैं कि जो दो बिंदु है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और दूरी किसको कहते हैं कि दोनों बिंदुओं के मध्य चली गई या तय किया गया पूरा पथ है, उसको हम दूरी कहते हैं। तो विस्थापन हो सकता है दूरी के बराबर भी हो, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? विस्थापन से ज़्यादा या विस्थापन के क्या है? बराबर। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? चौथा ऑप्शन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। यह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। तो 2 सेकंड के पश्चात कण का वेग क्या होगा? अंतिम वेग पूछा है, तो हमें पता है कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। यानी कि अंतिम वेग हमको पूछा है, वी पूछा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो यू का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, समय दे रखा है 2 सेकंड, और त्वरण का मान दे रखा है 4। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे 4 बराबर वी माइनस 10 बट्टे 2। इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा? 18 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान देना कि मात्रक में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रक में वेग का मात्रक है सिर्फ और सिर्फ मीटर प्रति सेकंड देना है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो किसका हो जाएगा? फिर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। कण का परिणामी बल होगा। तो देखो यहाँ पे एक वस्तु थी, इस पे एक साइड पे लगा 4 न्यूटन फोर्स, दूसरी साइड में लगा 3 न्यूटन फोर्स। 4 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स। अब हम देखते हैं कि ये जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। जस्ट एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से ये इनका परिणामी बल है। परिणामी बल क्या होगा? आपस में माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 3 न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, अगर इनमें कोण मध्य का कितना होता? 0, तो ये आपस में क्या होते? जुड़ जाते। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर उसकी गति की अवस्था बदल सकती है। सही बात है। दूसरी, उसकी गति की दिशा भी बदल सकती है। तीसरी बात, उसकी आकृति बदल सकती है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मात्रक क्या है? तो जी का मात्रक हमें पता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होता है।
अगला क्वेश्चन है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। दो द्रव्यमानों के बीच दूरी को दुगना करना है तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का बल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। जी यहाँ पर क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियतांक था, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक जी अभी पीछे आया है, वो ये दो m1 और m2 क्या था, यहाँ पर दो वस्तुओं के क्या थे, द्रव्यमान, और r स्क्वायर क्या था, उनके मध्य की r क्या दी थी, दूरी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दूरी को दुगना कर देने पर, यानी कि f किसके व्युत्क्रमानुपाती है, r के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर r की जगह हम 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर किसी व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का भार कितना होगा। पृथ्वी पर और चंद्रमा पर भार की जब तुलना की जाए तो चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार से कितना, 1/6 गुना होता है। कितना गुना होता है, 1/6, यानी कि पृथ्वी पर भार इसका है 60 न्यूटन। कितना है, 60 न्यूटन। तो इसका चंद्रमा पर 60 का गुना कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बल विस्थापन तथा कार्य में सही संबंध है। बल विस्थापन और कार्य में सही संबंध क्या है, W बराबर होता है F गुणा S, यानी कि कार्य होता है, कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान। पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा का मान हमें बताना है। यानी कि जब भी कभी मुक्त पतन, यानी कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर कोई वस्तु फेंकी जाती है, गिराई जाती है, नहीं फेंकी नहीं, सिर्फ छोड़ी जाती है, कुछ हाइट से वस्तु को डाली ऊपर से, तो मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, या इनका योग क्या होता है, हमेशा समान होता है। जैसे कि गतिज ऊर्जा हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि एक नियतांक के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा गतिज ऊर्जा का, क्या था, गतिज ऊर्जा का क्या था फॉर्मूला, हाफ mv²। वेग को दोगुना किया है, यानी कि गतिज ऊर्जा डायरेक्ट समानुपाती है वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो v का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 गुना। फिर अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान। स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है यहाँ पर। स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, mgh। क्या होता है, mgh। अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र पूछा है। दर्पण सूत्र में तो क्या आता है, प्लस का निशान आता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र के लिए तो क्या होगा, ये पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। लेकिन लेंस सूत्र के लिए क्या होगा, इनके मध्य सिर्फ आएगा माइनस का निशान, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसलिए सही आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी के मध्य संबंध। r व फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या होता है, r डायरेक्ट होती है किसके बराबर, 2f के बराबर, ठीक है। या फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2। r/2 क्या होता है, 2, यानी जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है। अगला तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़ा है। कितनी मीटर दूरी पर खड़ा है,
2 मीटर दूरी पर खड़ा है। यहाँ से ये समतल दर्पण है और यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर कोई बंदा खड़ा है। तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की विशेषता होती है कि जितनी दूरी पर खड़ा है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये बन गया 2 मीटर दूरी पर। तो हमें पूछा है व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, यानी कि ध्रुव से वस्तु के मध्य की या व्यक्ति के मध्य की दूरी कितनी है, 2 मीटर, और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 4 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध तार की लंबाई दुगुनी एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता हो जाएगी। यानी कि हमें पता है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, आर, जो प्रतिरोध है उसका आर और ए अपॉन एल है। ये संबंध हमने देखा था कि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू ए अपॉन एल। ए यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल लंबाई, ठीक है, आर क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध की बात की जाती तब हम कम ज़्यादा हो सकता था, कम या ज़्यादा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता प्रत्येक तार की क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में एमीटर का माप ज्ञात कीजिए। एमीटर किसको मापता है, धारा को मापता है, धारा को मापता है। इसलिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन प्रतिरोधों का संयोजन है, कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इन प्रतिरोधों का परिणामी जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, कितना है, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 4, टोटल आर कितना निकलेगा, 4 + 8 12, इसका तुल्य प्रतिरोध निकल गया। फिर हमारे पास ओम के नियम से फॉर्मूला था V बराबर आई आर। तो यहाँ पर I हम निकाल सकते हैं, I बराबर कितना हो गया, V/R। V हमें दे रखा है 6 वोल्ट बट्टे R कितना है, 12। इस प्रकार से हम इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट और 10 वोल्ट अंकित बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है, शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P बराबर VI, P बराबर VI। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमें 220 वोल्ट यानी कि V दे रखा है और 10 वाट यानी कि शक्ति P का मान दे रखा है। तो यहाँ से I निकाल लेंगे, यानी कि विद्युत धारा निकाल लेंगे कितनी प्रवाहित होगी। तो I बराबर कितना आ गया, 10/220। I बराबर कितना आ गया, 10/220। फिर हम लगा देंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V कितना दे रखा है, 220 गुणा 220 गुणा, और I का मान कितना आया था हमारे पास, I का मान कितना आया था, एक मिनट, I का मान यहाँ पर रख देते हैं कि 210/220 इस प्रकार से आया था ना, 10/200, सॉरी एक बार फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमें P बराबर VI का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से I निकालेंगे। I बराबर क्या हो गया, I बराबर क्या हो गया, P/V। P कितना दे रखा है, 10, और V कितना दे रखा है, 220। दूसरा फॉर्मूला लगाना हमने लगाया कि V बराबर आई आर। तो यहाँ से R निकालेंगे। R बराबर कितना हो गया, V/I। तो V कितना दे रखा है, V दे रखा है 220, और बट्टे I कितना दे रखा है, 10/220। तो 220 गया ऊपर, और ये 0 से 0 कट का है, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, 4840 ओम होगा। 4840 ओम होगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के बराबर है। 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा के बराबर कौन सा है, तो
पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है, जिसको हम 1 यूनिट के बराबर मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 का उपयोग कर कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जब श्रेणी क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होगा, और जब न्यूनतम की बात की जाए तो उसको क्या किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, 1 ओम। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत धारा जनित्र परिवर्तित किसको करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत जनित्र है वो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसका नाम है माइक्रोफोन। क्या नाम है, माइक्रोफोन। तो हमारा सही आंसर हो गया इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो गया। चॉइस का क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई, सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो इसमें फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम लगेगा, जिसमें पहली उंगली यानी तर्जनी उंगली किसको दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और जो मध्यमा है वो किसको दर्शाएगी, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो अंगूठा किसको दर्शाएगा, आरोपित बल की दिशा दर्शाएगा। तो इसके अंदर सही आंसर होगा इसका कागज के भीतर जाते हुए, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिश्रण है, केमिस्ट्री आ गई है। मिश्रण के अंदर सोडियम क्लोराइड, चीनी और कॉपर सल्फेट दे रखे हैं। ये अलग अलग कंपाउंड यौगिक हैं, और जो पीतल है वो क्या है, एक मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। फिर अगला है निम्नलिखित में से उपधातु, उपधातु कौन सा भाई, इसमें उपधातु है इसमें जर्मेनियम। कौन सा है, जर्मेनियम। इमल्सन का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण कौन सा है भाई, इसमें दे रखा है दूध है। दूध क्या है इसका, इमल्सन का उदाहरण, क्योंकि कोहरा और धुआं तो किसका है, एरोसोल का, और पनीर किसका है, जेल का है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन दूध। अगला क्वेश्चन है नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के पृथक्करण की उपयुक्त विधि कौन सी है। नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण के पृथक्करण की विधि कौन सी है। तो इसके लिए सही आंसर है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध यौगिक है, शुद्ध यौगिक कौन सा है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CO2 अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात, कार्बन का कितना था, 12। कार्बन का कितना होता है, 12, और अनुपात ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना होगा, 32। को सरल करेंगे तो अनुपात आएगा 3:8। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर है 32 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक परमाणुक अणु है, एक परमाणुक अणु कौन सा है, हीलियम इसमें से एक परमाणुक अणु है। ठीक है। जो क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, द्विपरमाणुक अणु। फिर 33 का क्वेश्चन है कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र। कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र किस प्रकार से, कि कैल्शियम पाया जाता है +2 में, और यहाँ पर फॉस्फेट आयन PO4 -3 अवस्था में पाया जाता है। तो एक दूसरे के यहाँ पर क्रिस क्रॉस करने पर कौन सा सूत्र बन गया, चौथा ऑप्शन है। जो चौथा ऑप्शन है वो हमारे पास से आ गया, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये जो फॉस्फेट आयन है PO4 -3 वो हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HPO4 -2, HPO4 -2। अगला क्वेश्चन है जल के 1.8 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या होगी। जल में यानी कि जल का जो भार है कितना है, 18 ग्राम।
18 ग्राम जल के अंदर कितने अणु होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, यानी कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण के बराबर या अणुओं की संख्या के बराबर होंगे। अगर 1 में पूछा जाए तो 18 का इसमें भाग लग जाएगा, और 1.8 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जैसे कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 बटा यहाँ पर 18 तो आ गया भाग में, और गुणा 1.8 आ गया। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा कि 6.022 गुणा 10 की घात 22 अणुओं की संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक परमाणु में n कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोष है KLMN। इस प्रकार से है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n², K के लिए 1, n का मान कितना है 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। तो हमें पूछा है n के लिए n का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो गया 8 का कितना हो गया, नहीं 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लोरीन की संयोजकता क्या होगी। तो फ्लोरीन की संयोजकता वैसे होती है -1। कितनी होती है -1, लेकिन यहाँ पर निशान नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम इसकी कर सकते हैं 7 भी कर सकते हैं, प्लस का 7 भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा संभावना सही करने की संभावना है इसमें पहले ऑप्शन को 1, यानी कि -1, यानी कि सेल्फ अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन कि -1 ही जो प्लस में दे रखा है या माइनस में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसकी संयोजकता बतानी हमको 1। हो सकता है इसका ऑप्शन तीसरा भी सही कर दे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के निशान की कोई चर्चा नहीं की गई है, तो एक बार के लिए इसका आंसर है पहला आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है H1, फिर दूसरा है ड्यूटेरियम H12 और ट्राइटियम H13, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली तो परमाणु क्रमांक को दर्शाती है या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है, और जबकि ऊपर वाली संख्या परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 यानी कि एक तो इसमें प्रोटॉन हो गया और 2 क्या हो गए न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर कौन सा चला गया, सेकंड जो ऑप्शन है वो सही आंसर चला गया। फिर अगला क्वेश्चन है, समभारिक का युग्म है। समभारिक का यानी कि समान भार होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, नीचे वाली अलग अलग हो सकती है। तो देखो पहले में कौन सा है, नीचे वाली संख्या बराबर है, यानी कि ये क्या है समस्थानिक, नीचे वाली संख्या बराबर समस्थानिक, और ये नीचे वाली संख्या अलग है, परमाणु क्रमांक अलग है, और द्रव्यमान संख्या ऊपर जो लिखा है वो क्या है ज़्यादा या सेम है, तो उसके हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का आंसर है। पहला जो को Fe + CuSO4 ये दे रखा है, ये कौन सी अभिक्रिया का है, विस्थापन अभिक्रिया का, ये द्विविस्थापन का हो गया। और ये AgCl वाला कौन सा हो गया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और CH4 + O2 वाला कौन सा हो गया, दहन अभिक्रिया का ऑप्शन हो गया। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड आंसर, इसका क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, CaO + H2O CaOH का होल्टवाइस प्लस उष्मा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये डायरेक्ट हमें पता है कि एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है, संयोजन, यानी कि 2 कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड का निर्माण करें, साथ में उष्मा निर्मुक्त हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संबंध में सत्य कथन है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट हमें पता है कि MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2। जब भी ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट MnO2 किस में अपचयित हो रहा है, MnCl2 में अपचयित हो रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट ठोस, इसको
तापन किया गया और लेड ऑक्साइड में बदला है, साथ में एक्स और वाई को हमें पूछा है। तो लेड नाइट्रेट की डायरेक्ट एनसीईआरटी में हमें रिएक्शन दे रखी है, पीबी क्या होती है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको जब तापन किया जाता है तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड PbO बनता है, साथ में क्या बनता है, NO2 प्लस में क्या बनता है, ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर, देखो ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है CaSO4 डॉट हाफ H2, इसका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। जो ये फोर्थ ऑप्शन है CaSO4 डॉट 2H2, CaSO4 डॉट 2H2, ये किसका है, जिप्सम का है। फिर 44 का क्वेश्चन है कि शुष्क भुजा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जो ये अक्स है ये बताना है। शुष्क भुजा हुआ चूना कौन सा था, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसकी अभिक्रिया करवाई थी Cl2 से, तो क्या बना था, CaOCl2 विरंजक चूर्ण के साथ में क्या बना था, H2O, क्या बना था, H2O। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय पीएच मान वाला पदार्थ कौन सा है। क्षारीय पीएच, जठर रस, नींबू रस, ये कौन सी। अम्लीय पीएच के शुद्ध जल की क्या होती है, उदासीन यानी कि पीएच इसकी 7 होती है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चौथा ऑप्शन है, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन सी होती है, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O, तो क्या बनता है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके पास जाती है, कैथोड पर। हाइड्रोजन कहाँ पर जाती है, कैथोड पर जाती है। और जो क्लोरीन है वो क्या जाती है, एनोड पर। और जो NaOH है, NaOH किसके पास प्राप्त होता है, कैथोड के प्राप्त होता है। तो इससे पूछा हमें एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 282, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिनाबार किस धातु का अयस्क है। सिनाबार किसका है भाई, मरकरी या Hg का अयस्क है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, इसका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। थर्मिट अभिक्रिया कौन सी है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है थर्मिट अभिक्रिया का, पहला Fe2O3 प्लस 2Al Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। यहाँ पर जो आयरन प्राप्त होता है वो लिक्विड या गलित अवस्था में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग किस पे किया जाता है, जो रेल पटरी है इसके जॉइंट को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत दिया था, बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है, जिसमें बॉटनी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, स्लीडन और स्वान दोनों ने किया था, तो इसका ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन इसका हो गया। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन, क्या कहते हैं, जीन। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है। यहाँ पर दे रखा है लवक, क्या दे रखा है, लवक, प्लास्टिड या लवक में खुद का डीएनए पाया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता तो उसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता था। लवक की जगह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनमें क्या पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि CO2 है वो वैश्विक उष्मीकरण के लिए 60% का योगदान देती है, और जो N2O है उसका योगदान है 6%। N2O का योगदान कितना है, 6%। और जो CFC है उसका है 14% योगदान, कितना है, 14% योगदान। और जो CH4 है, CH4 का यहाँ पर है 20% योगदान। तो सबसे ज़्यादा किसका है, 60%। अगर CO2 की जगह
और ऑप्शन होता, अलग ही ऑप्शन होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता फर्स्ट आंसर, क्योंकि परसेंटेज का भी हमें ध्यान रखना है कि किसका ज़्यादा परसेंटेज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है भाई? यहाँ पर एक साइटोकाइनिन हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन तीनों क्या है? जंतु हार्मोन है। इंसुलिन किससे होता है? अग्नाशय से, एस्ट्रोजन अंडाशय से, और थायरोक्सिन कौन सा है? थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है। मेंडल ने पादप संकरण के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? मटर पर। किस पर अध्ययन किया था उन्होंने? मटर के पौधे पर अध्ययन किया था। अब आगे देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसका वहन करता है? जल का वहन करता है। जो भोजन का वहन है और जो खाद्य पदार्थ है उसका वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी 1985 को। अगला 1731 में खेजड़ली गांव में वृक्षों को बचाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था? तो इसकी संख्या है 363 लोगों ने इसके लिए क्या दी थी? अपनी जान दी थी। मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी थी? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2, एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है। जबकि मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। एक खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में उच्च ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? लगातार क्या होती है? घटती जाती है। लगातार क्या होती है? घटती जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं भाई? जीन। क्रियात्मक खंड कौन सा है इसका? जीन। और अगला है, निद्रालु व्याधि का कारक जीव है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या है इसका? निद्रालु व्याधि का कारक जीव है। असंक्रामक रोग का उदाहरण, असंक्रामक रोग यहाँ पर कौन सा है? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या है यहाँ पर? असंक्रामक रोग। और जो एड्स है, एंथ्रेक्स है, खांसी जुकाम, ये क्या है? सब संक्रामक रोग। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं प्राप्त होती है? यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में अगर बात की जाए अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें 4 कोशिकाएं प्राप्त होती है। कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन सही होगा, 4 कोशिकाएं प्राप्त होती है। लेकिन समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं प्राप्त होती है? सिर्फ और सिर्फ 2 कोशिकाएं प्राप्त होती है। कोशिका अंगक जिसमें स्वयं का डीएनए तो है। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे बताया था कि कोशिका अंगक, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और अंतर्द्रव्यीय जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राणी जिनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर नहीं होता। मानव, मेंढक और मछली में आनुवंशिक आधार पर जो लिंग निर्धारण होता है, लेकिन घोंघा है उसमें क्या होता है? उष्मायन ताप के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अगला है, अंगों का जोड़ा जो समरूप अंगों का उदाहरण है। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन मेंढक एवं छिपकली के अग्रपात है समजातंग में। किसमें है? समजातंग में। दूसरा, पक्षी एवं तितली के पंख, पक्षी एवं तितली के पंख ये समरूप में है, यानी कि कार्य समान है लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या है? भिन्न है। लेकिन पक्षी के पंख एवं मानव के अग्रपाद ये समजात में, मानव के हाथ एवं घोड़े के अग्रपाद ये किसमें है? समजात अंगों के उदाहरण है। यानी कि ये पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन इनमें जो है उत्पत्ति क्या है? समान, लेकिन कार्य क्या है? इनके भिन्न भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा। वृक्क में निस्यंदन एकक को क्या कहते हैं? वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा साइंस का जो पेपर था पूरा सॉल्यूशन हो गया उसका, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।